नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जोड़ों में दर्द आज एक बड़ी और आम समस्या बनती जा रही है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि हाल ही में इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उम्र घट गई है। जिनमें से ज्यादातर उम्र ये देखा जाता था कि बड़ी उम्र के लोगों को ही जोड़ों का दर्द होता था, लेकिन अब ये सीमा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जॉइंट पेन की बातें यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है, क्या इसका इलाज है, इस पर हम चर्चा करें। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। क्यों होता है जोड़ों का दर्द, युवाओं में इस तरीके की समस्या क्यों बन रही है और इसे पा सकते हैं, कुछ ऐसे ही अहम सवालों पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर जे राय चौधरी। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी, सर्जरी पर हम तो चर्चा करेंगे ही कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत क्यों आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपने शरीर की हड्डियों को समझना चाहें तो ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं कि जॉइंट धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जॉइंट पे कमजोरी आती है और ये कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि इसको रिप्लेसमेंट करने की भी जरूरत पड़ती है। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? ज्योति जी, जैसे आपने पहले कार्यक्रम शुरुआत के पहले जो आपने बोला कि बहुत यंग जनरेशन में भी अब अपने को ये दिख रहा है कि जोड़ों में दर्द आ रहा है। अब इसको मैं दो में डिवाइड करूंगा हमेशा। एक वो यंग पेशेंट जो कि सही में किसी बीमारी से पीड़ित है, और एक पूरा दूसरा हाफ है जो कि शायद इससे बच सकता था, लेकिन क्या कारण है कि वो बच नहीं पा रहे हैं और क्या उनकी दिनचर्या है जिसके कारण कि वो स्थिति में पहुंच गए। अब मैं इसको तीन चीज है जिसको कि फोकस करूंगा। एक है उनके डेली रूटीन्स, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, आउटडोर ऑलमोस्ट बंद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके बीच में ही फंस गया पूरा यंग जनरेशन। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है। बोन का क्वालिटी बहुत वीक हो रहा है जो कि पहले नहीं दिखता था। अगर आज से 20 साल 25 साल पहले अपन देखेंगे, जो आउटडोर एक्टिविटीज लोग करते थे अब शायद नहीं करते हैं। सेकेंड हो गया खाने पीने का तरीका, ये बहुत बड़ा फैक्टर और है। और थर्ड है कि सूरज से दूरी बन गई है लोगों की। बाहर जाना मुश्किल है, बाहर जाना होता ही नहीं। कई लोगों का पूरा दिन से लेकर रात तक के ऑफिस के अंदर है, और क्योंकि सनशाइन नहीं मिल रहा है, विटामिन डी कमी आ रही है बहुत लोगों को, इसके कारण उनको जोड़ों में दर्द आ रहा है और बोन में पेन आ रहा है। इसकी जो समस्या है डॉक्टर साहब, जैसा कि जोड़ों का दर्द है, तो जोड़ों का दर्द ही क्या ऑर्थराइटिस है या ऑर्थराइटिस और भी कई प्रकार की होती है? लक्षण पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे कॉमन आर्थराइटिस जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको अपन गठियावात बोलते हैं, वो सबसे कॉमन है। अगर परसेंटेज वाइज बोलेंगे अपन तो एटलीस्ट 70% इसके कारण लोग ग्रस्त है। और इसके अलावा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या दूसरे कुछ रेयर डिजीजेस भी है जिसके कारण कि जोड़ों में दर्द होता है। वो यंग से लेके हो सकता है कि 60-70 साल तक के भी वो चीज चले। कई लोगों को थोड़ा सा कुछ समय पहले खत्म हो जाता है, कुछ लोगों को 20-25 साल और वहां से लेके 50 साल के आसपास में सताता है, जोड़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और कुछ ऐसे रहते हैं जो हल्का दर्द उनको काफी लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन जोड़ को वो नष्ट नहीं करता है। दर्द जरूर होता होगा और उसका इलाज दवाई भी है। जी, ऑर्थराइटिस जो है डॉक्टर साहब, पहले के समय में ये देखा जाता था कि वात एक समस्या होती थी। वात है, गठिया वात है, जिसपे हाथ पैरों की जो उंगलियां थी उसमें स्वेलिंग होती थी, उसकी साइज में फर्क आ जाता था। वो और आज जो ऑर्थराइटिस के टाइप्स हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये कुछ अलग है जिस पर आगे चलकर सर्जरी की नौबत आती है। सर्जरी की अगर नौबत आती है तो वो दो ही कारण से। अगर वो आर्थराइटिस का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो वो जोड़ को इतना खराब कर देता है कि दोनों हिप जॉइंट्स या दोनों घुटने, नी जॉइंट्स, ये पूरे खराब हो जाते हैं। तो उनको उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ता है, और कई बार चारों को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है। कई बार एक को जरूरत पड़ता है, दूसरा ठीक रहता है। दूसरा जो कारण है जिसमें जोड़ों का दर्द तो होता है, वात रोग है पेशेंट को। ब्लड टेस्ट में अपने को समझ में आ गया है कि हाँ, पेशेंट को वात रोग है, लेकिन उनके जोड़ खराब पूरे तरीके से नहीं होते। और खासकर अगर वो मरीज समय पे एक प्रॉपर फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए और उसका मेडिकल इलाज चालू हो जाए। मेडिकल इलाज अगर चालू हो जाए तो उनका दर्द भी कम हो जाता है, और जो जोड़ खराब होने का जो रेट है, उसका जो स्पीड है, वो कम हो जाता है। तो हो सकता है अल्टीमेटली जाकर उनको जोड़ परिवर्तन कराने का, उसको
ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, जोड़ प्रत्यारोपण की जब हम बात करते हैं तो कई बार ये होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक आपका दर्द असहनीय नहीं होता आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्या ऐसी कंडीशन में अगर हमारा एक जोड़ खराब है तो उसका असर दूसरे जोड़ पर भी पड़ सकता है? हाँ जरूर। एक जोड़ अगर खराब है तो अपन नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि अपन दूसरे जोड़ पे ज्यादा लोड देके उसके बाद चलना चालू करते हैं। तो जो लोड नॉर्मली दोनों में बराबर पड़ना चाहिए 50%, वो कई बार इधर होता है कि 24% और दूसरे तरफ में ज्यादा। तो उसका जो दूसरे जोड़ का खराब होने का रेट है वो हो सकता है कई बार ज्यादा हो जाए और उसको भी नुकसान पहुंचाए। खासकर उस स्थिति में अगर दोनों जोड़ एक साथ खराब नहीं हो रहा है तो, और अगर दोनों जोड़ एक साथ ही खराब हो रहे हैं तो फिर ये चीज तो कोई मायने की नहीं रह जाती। इंडिया में लोगों का सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, दर्द सहने का शक्ति बहुत ही ज्यादा है। तो इन कंपैरिजन जो जोड़ बाहर में रिप्लेस किए जाते हैं और अपने यहाँ, इसको अगर कंपेयर करें और बाहर के जो डॉक्टर्स अपने यहाँ पे कई बार कॉन्फ्रेंस में आते हैं या हम बाहर जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि वो किस लेवल में और किस स्टेज में जोड़ को चेंज करवा रहे हैं। वो बहुत अर्ली होता है और हमारे यहाँ बहुत लेट होता है जी। तो इंडिया के जो केसेस होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कई बार, लेकिन उनके केसेस के माफिक अपन थोड़ा सा लेट ही रिप्लेसमेंट कराते हैं, जो कि जल्दी भी कराया जा सकता है। क्योंकि आखिर अपने को चलना है, जब एक्टिव पीरियड है अपने लाइफ का, तो आपको ऐसा नहीं है कि 70-75 में जाके उसको जोड़ को रिप्लेस कराएंगे और उसके बाद 10-15 साल चल रहे हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप 60-65 में कराइए और एक अच्छा लंबा समय निकालिए उसके साथ, उसका यूज करिए। जी डॉक्टर साहब, चूंकि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, बहुत सारी सर्जरी आपने की है, इसलिए शायद ये चीज को आप हर दिन फेस करते हैं और आप आसानी से कह रहे हैं। लेकिन जिनका घुटना खराब है उनको ये लगता है कि अभी तो हमें दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हमने सर्जरी करा ली तो क्या पता हम चल भी ना पाए। तो आपको लगता है कि इसमें मिथ को भी दूर करना जरूरी होगा, अवेयरनेस के लिए भी हमें कार्यक्रम करने की जरूरत होगी? लोगों के मन में शंका बहुत रहती है और एक समय, आज से 5 साल या 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब इतने मरीज हो गए हैं ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के, इतने लोगों ने करवा लिए हैं और वो अच्छे से घूम फिर रहे हैं, तो फिर लोगों को पहले से ही पता रहता है कि हमको ये सर्जरी करानी है और इतने महीनों में या इतने दिनों में हमको ये नतीजा मिलने वाला है जी। तो उतना अब बात नहीं करना पड़ता है जितना हमें एक समय करना पड़ता था। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा सा मानसिक रूप से ये तैयार नहीं है या फिर थोड़ा टेंशन में, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उनको उन पेशेंट्स के पास भेज दिया जाए जिनका सर्जरी हो चुका है जी। और ये दोनों जब आपस में बैठ के बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हाँ इसका नतीजा क्या है, तो थोड़ा सा और सरल हो जाता है अपना काम। अच्छा, जोड़ प्रत्यारोपण की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब की, वेट करते चले जाते हैं कि शायद हम थोड़ा और की कंडीशन है, तो क्या इसके लिए कोई एज डिसाइड है कि इस एज में हमको कराना चाहिए, अर्ली एज है तो क्या पता ठीक हो जाए? क्या ऐसी टेंडेंसी भी देखी जाती है ट्रीटमेंट के दौरान? बिल्कुल नहीं। एज जो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मैं जोड़ रिप्लेसमेंट करने का कभी भी सलाह पेशेंट्स को नहीं देता जब तक कि वो हमको नहीं बोलते हैं कि आप करिए। मैं ये नहीं उनको बोलता कि आपको ये करवाना ही पड़ेगा। अगर उनको इतना दर्द है कि उनका काम नहीं बन रहा है, वो वक्त है जब अपने को उस जॉइंट को रिप्लेस करना है। लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। फ्रैक्चर में जरूर हम बोलेंगे कि हाँ आपका कल सुबह ऑपरेशन करने का जरूरत है, उसका डिसीजन भी हम लेंगे, करेंगे भी हम। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट का सर्जरी कराना है या नहीं कराना है, ये पूरा मरीज के हाथ में रहता है। वो आके बताते हैं कि अब आपको हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है क्योंकि अब चलते नहीं बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे यंग पेशेंट मेरे को याद आ रही है वो प्रज्ञा प्रसाद है। प्रज्ञा प्रसाद का उम्र 22 साल था जब मैंने उनके दोनों हिप जॉइंट के रिप्लेस किए थे। आज से तकरीबन 20 साल हो गया है। तो वो लड़की चल ही नहीं पाती थी उस एज में। जब वो चल ही नहीं पाती थी तो उसको उस समय जरूरत था उस जॉइंट रिप्लेसमेंट का, और आज 20 साल हो गया है, वो अपना एक एक्टिव लाइफ लीड कर रही है, शादी भी हो गया है और उस जोड़ को उसने इतना अच्छे से इस्तेमाल किया है कि मेरे को पूरा विश्वास है कि वो आने वाले 20 साल तक और उसको चला लेगी, क्योंकि उसको उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया है कि उस जोड़ को कैसे अपने को संभाल के रखना है। बिल्कुल, काफी अहम ये बात आपने कही डॉक्टर साहब की जिनकी सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट सर्जरी किस तरीके से सावधानी की जरूरत होगी इस पर भी हम चर्चा करें। सर्जरी हुई, उसमें बहुत अच्छे से केयर करने के बाद उसका जो लाइफ होता है घुटने का या जॉइंट का वो बढ़ जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के पहले क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ तैयारी की जाती है? क्या इस दौरान ऐसा होता है कि इस ट्रीटमेंट के बाद में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं पेशेंट? अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट अपन करने का सोच रहे हैं
तो फिर और दूसरे किसी ट्रीटमेंट का तो उसमें सवाल नहीं उठता, क्योंकि फिर ये एक्सट्रीम है, लास्ट स्टेप है। इसको तभी अपन डिसीजन लेते हैं जब वो अपने को करना ही है जी। तो फिर ना फिजियोथेरेपी काम करेगा, ना मेडिसिन काम कर रहा है, ना पेशेंट को, और वो सब करके हम देख चुके हैं काफी समय तक के, और तब जाके इस डिसीजन पे आते हैं कि हाँ इनको ऑपरेशन का जरूरत है। तो ये तो एक हो गया। और इसके पहले जो पेशेंट को जब समझाया जाता है वो है कि ऑपरेशन के जस्ट बाद हमको कितना दिन लगेगा चलने में, कितने समय में जाके आप एक्चुअली अच्छा चल पाएंगे। तो वो महीनों में होता है, कई बार तो 2 दिन में चलना चालू हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर कोई मरीज अच्छा होता है तो वो फिर 3 से 4 महीने में जाके पूरा अच्छा होता है। तो इस दौरान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो पेशेंट, वो सब पूरा समझाना जरूरी है। कैसे एक्सरसाइजेज होंगी और जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के पहले जो दवाइयां लगती हैं वो, ये सब पहले से बताया जाता है मरीज को, ताकि वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि कल क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, 1 महीने में क्या होने वाला है, और 5-6 महीने के बाद उनको कैसा लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि सर्जरी में भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या आपको लगता है कि इस सर्जरी में भी कुछ नया एडवांसमेंट हुआ है, कुछ नए तरीके अपनाए जा रहे हैं अब सर्जरी में इजी करने के लिए? नए तरीके में सबसे अच्छा जो हो रहा है कि 2 जोड़ होते हैं एक घुटने में, 2 साइड्स होते हैं, मीडियल और लैटरल। उसमें अगर दूसरा वाला साइड अगर अफेक्टेड नहीं है तो पूरे घुटने को बदलने का अपने को जरूरत नहीं है। तो यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलेंगे अपन, वो जरूरी है उन केसेस में जिसमें कि सिर्फ वो आधा टुकड़ा ही अपने को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, जिसमें कि परेशानी आई है। तो उसमें 2 फायदे होते हैं कि उसका जो चीरा है वो भी बहुत छोटा सा लगता है, और पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और खासकर अगर पेशेंट यंग है और उनको जोड़ के रिप्लेसमेंट का जरूरत है तो ये वाला टेक्निक सबसे अच्छा फायदा करता है। एक चीज और है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद जो दर्द होता था वो दर्द बहुत ज्यादा हुआ करता था, मरीज को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई करती थी। तो हमारे एनेस्थेटिस्ट टीम और जो पोस्ट ऑपरेटिव टीम रहता है, जो आईसीयू का टीम रहता है, उन लोगों के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं कि इस पेन को मैनेज करें, ताकि वो पेशेंट का जो ओवरऑल कंफर्ट रहता है बहुत अच्छा रहता है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा रहे। नहीं तो वो जो दर्द के कारण उनको ऐसा लगने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। और उसी कड़ी में अब हमारे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है एनएचएमएमआई में, जिसको कि कंट्रोल्ड, पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया बोलेंगे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो पेशेंट के हाथ में ही एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल के जैसा एक स्विच रहता है कि उनको जैसे ही दर्द बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो इमीडिएटली उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो एक मात्रा में एक दवाई उनके स्पाइन में चले जाता है और दर्द इमीडिएटली खत्म कर देता है। पहले ये होता था कि दर्द बढ़ने लग जाए, फिर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, सिस्टर आ रही है और वो जब तक कि आपको लगा रही है तो 20-25 मिनट निकल जाता है, और उसमें फिर वो दर्द का एहसास बहुत ज्यादा हैवी होता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा पेनलेस प्रोसीजर में आ गया है, दर्द को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका आ गया जी। डॉक्टर साहब, चूंकि अगर हम घुटने की बात करते हैं तो जो व्यक्ति जॉइंट पेन से सफर कर रहा होता है उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, कई बार देखें कि मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जब सर्जरी होती है तो इस मोटापे का कोई असर पड़ता है क्या, कि जो नया घुटना लगा है उसके ऊपर कोई दबाव पड़ता है, या चलने फिरने में फिर उसको बहुत ज्यादा डर की वजह से भी तो कुछ ऐसी समस्या नहीं होती? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कारण है कि अगर कोई बहुत फैट है भी, अगर वजन बहुत ज्यादा है तो भी जॉइंट रिप्लेस तो हो जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो जोड़ है वो उसका क्वालिटी भी इतना हाई होता है कि वो उतना पूरा लोड सह भी लेगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय की बात करें तो वो जोड़ धीरे धीरे अगर उधरता है ये वेट के कारण, तो फिर उसका लाइफ भी कम होने लगता है। देखा यह गया है कि अगर बहुत ज्यादा फैट पेशेंट है तो उनको एक बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद, थोड़ा सा वेट कम करने के बाद फिर वो ज्वाइंट को रिप्लेस करें तो वो पेशेंट के हित में होगा। और दूसरा ये है, अगर बहुत ज्यादा कमिटेड पेशेंट है और उनको ये पता चल जाता है कि मैं ज्वाइंट को रिप्लेस करने के बाद दर्द से मुक्ति पा जाऊंगा या जाऊंगी, तो उसके बाद उन लोग कितना अपना फिजिकल केयर कर पाते हैं और खाने का ध्यान रखते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो अगर वो समझ जाते हैं तो हो सकता है जोड़ प्रत्यारोपण के बाद वो कर ले उस काम को, या उसके पहले किया जाए कोई सर्जरी से या बैरिएट्रिक सर्जरी से, या पेशेंट खुद कर ले जी, तो फिर फायदा जरूर होगा हमारे जोड़ रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जी। चूंकि दर्द की वजह से वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्या डॉक्टर साहब कि अगर दर्द खत्म होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में तो क्या वो वापस अपने एक्सरसाइज में, वॉकिंग में, इन सब चीजों को वो कर सकते हैं? इस पर कोई परेशानी तो नहीं होगी फिर किसी व्यक्ति को? ये तो निश्चित है, ये तो हमेशा वो करेंगे ही। और जैसे ही जोड़ बदल जाएगा, उनका दर्द खत्म हो जाएगा, तो वो वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें करने लग जाएंगे। और
ये कमिटेड लोगों के लिए है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि उनका दर्द खत्म हो गया है, उसके बाद वो ध्यान नहीं दे रहे, अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ वॉकिंग साइकिलिंग से कुछ होना नहीं है। अगर नॉर्मल खाना ही चल रहा पहले जैसा, तो वेट वहीं का वहीं है, और जो जोड़ 20 साल चलना चाहिए वो जोड़ हो सकता है कि 10 या 12 साल में घिसने लग जाए। तो जी। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो लेकिन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया है उसकी भी एज होती है, इसलिए उसके लिहाज से भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और कि जब पेन होता है घुटनों में, तो हमने ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति की चाल बदल जाती है, यानी कि वो चलने में प्रॉब्लम फील करता है और वो कुछ अलग पोस्चर उसका होता है। तो क्या इसकी वजह से जो दूसरी शरीर की हड्डियां हैं उस पर कोई असर पड़ता है और रिप्लेसमेंट के बाद में वो ठीक हो सकता है? ज्यादातर आपने जिनको चलते हुए देखा होगा तो वॉडलिंग गेट बोलते हैं, डक का जो गेट होता है, डक का वॉडलिंग गेट होता है, उन लोग थोड़ा सा साइड टू साइड हिलते हुए चलते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि जॉइंट जो है वो थोड़ा एंगल चेंज कर लेता है, वो तिरछा हो चुका रहता है। अब ऐसा अगर नीचे पैर में हो रहा है तो इसका सबसे पहले असर होता है स्पाइन में, और ये स्पाइन जो है उसमें पेन चालू कर देता है और स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द चालू हो जाता है। तो अब दो चीज का परेशानी चालू हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि इतने आगे तक के मत जाने दीजिए कि आपको लास्ट स्टेज जाके बिल्कुल अब कुछ नहीं हो रहा है और जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन एक अगर आपको हर रोज दर्द हो ही रहा है और आपको किसी 3-4 डॉक्टर्स ने सलाह दिया है कि हाँ इसको बदलने का जरूरत है, तो वो सलाह कभी गलत नहीं हो सकता। इतना बड़ा सलाह कभी ऐसे नहीं दे जाता, बहुत सोच समझ के ही बताया जाता है। तो उसको जॉइंट को चेंज करा के आप अच्छा सा लाइफ लीड कर सकते हैं जी, स्पाइन को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि छत्तीसगढ़ में आपने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं, चूंकि MMI में हैं आप, और अभी आपसे मैं जानना चाहूँ कि क्या छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट आप तक पहुँचते हैं? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कॉमन देखी और जिसको दूर किया जाना जरूरी है? जो भी पेशेंट्स अगर बाहर से भी आते हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि उनका क्या काम छत्तीसगढ़ में अपने को करना है, तो वो फोकस रहते हैं उनको ये जॉइंट को रिप्लेस करना ही है। और अब मैं बोलूंगा कि NHMMI में और इतने बड़े हॉस्पिटल में और यहाँ की जो टीम है उसमें ICU बैकअप, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो जोड़ को बदल देने का ऑपरेशन है वो 25% मानूंगा मैं, लेकिन उसके बाकी के 75% जो ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट जाता है ICU में, वहां से उसको बहुत अच्छा मॉनिटर करके BP पल्स ये सब देखे, क्योंकि कई लोग ज्यादातर एजेड ही होते हैं ये पेशेंट्स। तो ये पूरा टीम वर्क है एक तरह से, कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता अच्छे से। और अगर पूरा टीम अच्छा है, बाद में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो, पेशेंट का कमिटमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, बेहोशी के डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, ये सब मिल के इस जॉइंट को अच्छा कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा नतीजा दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एजेड होते हैं पेशेंट, कुछ तो एजेड होते हैं और कुछ दर्द सह सह के इसको बढ़ा लेने के बाद एक लंबी उम्र हो जाती है। क्या कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा कि एजेड पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको जो रिलैक्स हुआ हो, वो जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा रहा हो, जो इस वक्त आप शेयर करना चाहें हमसे? सबसे अच्छा फीडबैक वही होता है जब वो मरीज कहीं जाके आते हैं बाहर। अगर रायपुर में वो रह रहे हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं और घूम नहीं पा रहे हैं, और अचानक जोड़ का प्रत्यारोपण कराया उन्होंने और वो कहीं घूम के आए, सपोज पंजाब में गुरुद्वारा के दर्शन करके आए कहीं पे भी, तो वो जो आके बताते हैं और वो जो एक्सपीरियंस उनका रहता है कि हम आराम से चल के जा रहे हैं, किसी का सहारे का जरूरत नहीं है, कहीं पे भी एयरपोर्ट में चल के जा रहे हैं और पूरा सब कुछ खुद से कर ले रहे हैं, तो वो चीज एक बहुत अच्छा महसूस होता है फिर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि चल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ गया, मोटापे के बाद में दर्द जो है वो और बढ़ गया। क्या ऐसा होता है कि घुटने अगर खराब हो रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा भी खराब हो रहा है, तो क्या इसका असर हिप पे भी पड़ता है? क्या वहां पर भी जाकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, अगर इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जाए? अगर हिप में असर पड़ रहा है तो वो फिर उस बीमारी के कारण हो रहा है, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, वो है गठियावात। गठियावात अगर असर करेगा तो सारे जोड़ों को कर रहा है, किसी में ज्यादा और किसी में कम। और घुटने में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे हम वजन डालते हैं लगातार बहुत ज्यादा। हिप जॉइंट को भी इसलिए करता है वो, लेकिन वो रिस्ट जॉइंट को भी करता है और उंगलियों को भी करता है। वहां पे इसलिए असर ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वहां पे वजन नहीं पड़ता है। और अगर ये कुछ ऐसा चीज हुआ है जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है जो हिप जॉइंट में अलग से होता है, उसका घुटने से कोई संबंध नहीं है और वो बहुत कॉमन है वो भी, तो इसीलिए जो हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को होता है जिनको एवीएन है। तो जो हिप जॉइंट है उसका गोला खराब हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उन लोगों को हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है और वो घुटने से कोई संबंध नहीं रखता फिर। और ज्यादातर वो मरीज बहुत यंग होते हैं। डॉक्टर साहब, खान पान को लेकर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हड्डियों की सेहत की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके की डाइट या किस तरीके के हमें अपना आहार लेना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई मैसेज? खान पान
सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपने ये बोला कि अगर घुटने में दर्द हो रहा है और उसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं। दर्द जब स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही मैंने आधे से ज्यादा लोगों को देखा है कि वो ओवरवेट हो चुके रहते हैं, और क्योंकि फिर दर्द बढ़ता है उसके बाद फिर उनका खाने पीने का तरीका वैसा ही रह जाता है। और पूरे खाने पीने के तरीके में अगर चर्चा करूंगा तो फिर काफी लंबा चर्चा हो जाएगा, लेकिन मैं 2 चीज बताऊंगा। जो साधारण रोटी दाल सब्जी बन रहा है अपना, नॉर्मल जो बने जा रहा है इंडियन हाउस होल्ड में हर दिन, वो खाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा बदलना जरूरी है। क्योंकि उसमें कितना कैलोरीज होता है नहीं होता है, और कितना तेल जाता है, कितना शक्कर आ रहा है, किसी को आइडिया भी नहीं होता है। और किसी को ये भी नहीं पता रहता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं या गलत खाना खा रहे हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं इतना बता सकता हूं कि इंडियंस जो हैं वो फिट कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर वर्ल्ड का रेशियो आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो फिनलैंड जो है वो फिटेस्ट कंट्री में आता है और इंडिया बहुत ज्यादा नीचे है, और उसका रीजन ये खाना ही है। अब वो खाने को कैसा करना है नहीं करना है ये अपने को सबको पता चल चुका है आज तक के, अपन उसको फॉलो नहीं करते हैं कई बार। जी चलिए, तो काफी अहम जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की आर्थराइटिस के बारे में। हड्डियों के जोड़ों का ये जो दर्द है, अगर शुरुआत में आपको समझ में आ रहा है कि ये दर्द आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो बेहतर है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और इसके लिए जो इलाज की गाइडलाइन है उसका पालन करें, ताकि आपके आगे का जिंदगी जो है वो सफर ना करे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।